मैं छोटे से गांव से संबंध रखती थी जहां शिक्षा न होने के बराबर थी। लोग अभी पुराने ज़माने में जी रहे थे। परंपराओं के नाम पर यहाँ के लोग अभी जाहिल का सबूत दे रहे थे और मैं भी ऐसे ही एक पुरानी परंपरा की भीड़ चढ़ चुकी थी। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मेरे बाबा ने मुझे लाल रंग का जोड़ा ला कर दिया। कहने लगे, निधि, इससे पहले मैं अपनी गुड़िया गुड्डे से खेल रही थी। आज मैंने उनकी शादी रचाई थी। सारी सहेलियों को भी मैंने बुलाया था। मैंने कहा, बाबा, यह तुम मेरे लिए लाए हो ना, ताकि मैं अपने गुड़ियों की शादी में पहन सकूं। मैं उसे लाल सुंदर जोड़े को अपने साथ लगाए सामने रखे श्रृंगार मेज के पास जाकर देखते हुए कहने लगी। बाबा कहने लगे, अब तो इतनी बड़ी हो गई है, तेरी उम्र नहीं है गुड़िया गुड्डों से खेलने की। बाबा ने मुझे गुस्से से डांट दिया और बेड पर रखे मेरी गुड़िया और गुड्डे को पकड़कर कहने लगे, चल जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, रात को बहुत सारे मेहमान आने वाला है। बाबा यह कहकर मेरी गुड़िया गुड्डा बाहर ले गए। उस वक्त मैं उसे लाल जोड़े को देखने में ही मगन हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा था। सोच रही थी आज बाबा को ना जाने क्या हुआ है। पहले तो मुझे कभी त्यौहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने बाबा की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। फिर मुझे याद नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग में आता है कि मेरी माँ रोती थी और मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उसके बाद तो मैं पड़ोसियों के रहमो करम पर ही पली बढ़ी थी और फिर मैंने वो जोड़ा पहन लिया। बाबा ने उसके साथ लाल रंग की चूड़ियाँ भी दी थी, साथ ही लाल रंग की गोटी लगी बड़ी सी चुन्नी भी थी, खूबसूरत से घुंघरू वाली जूतियाँ भी थी। मैं सब कुछ पहनकर बड़े ही प्यारी लग रही थी कि जब पड़ोस की चाची मेरे घर आ गई, मुझे जोड़े में खुश देखकर कहने लगी, निधि की बच्ची, क्या तेरी अकल मारी गई है? इतनी खुश क्यों हैं? मैंने कहा, चाची देखो तो सही, बाबा मेरे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाए हैं और देखो तो मेरी चोटियों में परांदा भी मोतियों से भरा हुआ है। वह कहने लगी, हाँ, क्योंकि आज तेरी शादी जो है। यह सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने कहा, क्या वाकई आज मेरी शादी है? वैसे ही जैसे मैं अपनी गुड्डी गुड़ियों की करती हूँ? चाची कहने लगी, हाँ हाँ, वैसे ही वाली। फिर श्रृंगार मेज के पास मुझे ले जाकर बिठा दिया। मेरे मुंह पर मेकअप भी कर दिया। मैं अब और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। बस 12 साल की थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। मेरी गुलाबी सफ़ेद रंगत, बड़े बड़े ब्राउन बाल, भूरी आंखें, बिना श्रृंगार के भी मैं अपने हुस्न से सामने वाले को हैरान कर देती थी। लेकिन आज तो मुझे ख़ास तौर पर तैयार किया गया था क्योंकि मेरी शादी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी गुड्डे गुड़िया की करती थी। जिस उम्र में मैं थी, मुझे शादी शब्द ही पता था कि शादी होती है, लड़की दुल्हन बनती है, खूब सारे मेहमान उसे पैसे देते हैं, अच्छा खाना खाने को मिलता है और फिर वह विदा होकर अपने गुड्डे के साथ चली जाती है। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं था। 12 साल की बच्ची और क्या जान सकती है। शाम के वक्त ही मेरी बारात आ चुकी थी, लेकिन वह बारात सिर्फ कुछ ही लोगों की थी। मैंने अपनी पड़ोस वाली चाची से कहा, चाची, मेरा गुड्डा भी साथ आए हैं क्या? चाची कहने लगी, चुपचाप बैठ जाओ, अभी कुछ ही देर में पंडित जी आएंगे और जैसा जैसा वह कहें वैसा वैसा करती जाना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा पंडित जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और फिर थोड़ी देर में ही पंडित जी भी आ गए थे। वो जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई थी। जब मैंने दूल्हा की गले में वरमाला डाली थी तो मेरे हाथ उसके गले तक भी नहीं पहुंच रहे थे। काफ़ी हट्टा कट्टा मजबूत आदमी था। तब मेरे पापा ने ही मुझे गोद में उठाकर उसके गले में वरमाला डलवाई थी। पंडित जी भी हैरान थे और ये सब कुछ देख रहे थे। बाबा पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, बच्ची है, उसके हाथ दूल्हा के गले तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए गोद में उठाकर वरमाला डलवाई है, आप अपना काम जारी रखें। पंडित जी हैरान थे, यह सब कुछ देख रहे थे। कहने लगे, वैसे आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी कर रहे हैं। कम से कम जब तक कि 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाबा कहने लगे, मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और उसकी माँ भी जिंदा नहीं है। अगर मैं मर गया तो उसका कौन होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ इसे एक मजबूत सहारा मिल जाए तो मैं तसल्ली से मर सकूँगा। फिर बाबा ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पंडित जी, आप अपने काम से काम रखें, आपको इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं, आप अपना काम करें।
पंडित जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी शादी संपन्न कराई और फिर बाहर चले गए। कुछ ही देर में मेरे पड़ोस की चाची ने मुझे शादी वाला खाना भी प्लेट भरकर ला कर दिया था। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया था और जब बाहर निकले तो बाहर आदमियों की खूब भीड़ भाड़ थी। पड़ोस की भी कुछ औरतें आई हुई थी और मुझे हैरत से देखे जा रही थी। पड़ोस बगल की चाची ने मुझे उस आदमी के साथ लाकर बिठा दिया। यह वही आदमी था जिसके गले में मेरे पापा ने गोद में लेकर मुझसे वरमाला डलवाई थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरा गुड्डा कोई और होगा। भला इस आदमी से मेरी शादी कैसे हो सकती है? यह आदमी तो मुझसे उम्र में 2 गुना है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि जैसे मेरे बाबा ने मुझे गोद में उठाकर वरमाला डलवाई थी, ठीक उसी तरह मेरा होने वाला गुड्डा भी मेरी तरह ही छोटा होगा। उसे भी शादी की रस्में पूरी करना नहीं आता होगा और उसके बाबा ने ही उसकी जगह खुद अपने गले में माला पहनी होगी और शादी की सारी रस्में की होगी। मैं आंगन में इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी और अपने ही उम्र के अपने गुड्डे को ढूंढ रही थी। और जब मुझे कहीं भी मेरा गुड्डा नज़र न आया तो मैंने अपने पास बैठे उस आदमी से कहा, अंकल आज मेरी शादी हुई है लेकिन मेरा गुड्डा तो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरा दूल्हा किधर है कि जिससे मेरी शादी हुई है? मेरी बात पर वो आदमी बड़े गुस्से से जवाब देने लगा, चुप करके बैठो, अंकल होगा तेरा बाप। उसके गुस्से से कहने पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चुपचाप होकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसके साथ मैं अपने बाप की दहलीज पार करके जा चुकी थी। बाहर एक ऑटो खड़ा था जिसकी पिछली सीट पर उसने मुझे बिठाया और मेरे बराबर में बैठ गया। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। हालांकि मैं जानती थी कि कल मैं अपने बाबा के घर वापस आ जाऊंगी। मेरी गुड़िया की शादी तो ऐसी ही होती थी। मैं उनकी शादी करती और अगले ही दिन मेरी सहेली मेरी गुड़िया मुझे वापस कर जाती थी। अगले हफ्ते फिर शादी करेंगे। मैं खुशी खुशी अपनी गुड़िया अपने पास रख लेती थी। उस आदमी ने मेरे पास बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में ना जाने ऐसा क्या था कि मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए ना जाने क्या था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। बड़ी अजीबो गरीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। मुझे अब उस आदमी से डर लगने लगा था। मैं छोटी सी थी लेकिन वह मुझे बड़े ही बेबाक नज़रों से देख रहा था जो मेरे शरीर पर मुझे आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ उसे छुड़वाना चाहा तो उसने और ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से कि मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। चुप करके बैठी रहो, मेरा जो जी चाहेगा वह करूँगा। समझी, बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। मैं सहम कर बैठी रही। कुछ देर बाद वो टैक्सी घर के सामने रुकी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और बाहर निकल गया। मुझे भी बाहर निकलने के लिए कहने लगा। टैक्सी अब जा चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने जवान औरत खड़ी थी। उम्र यही कोई 28-30 साल की होगी। बड़ी हैरान नज़रों से मुझे और उस आदमी को देखने लगी। वह कहने लगा, पीछे हट, तूने क्या मेरा रास्ता रोक रखा है? यह सुनकर वह औरत पीछे हट गई। उसकी रंगत एकदम ही फीकी पड़ी थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो कहने लगी, राजेंद्र तुझे शर्म नहीं आई? तुम इतनी छोटी बच्ची से शादी कर ली, इसकी उम्र तो देखो। वह कहने लगा, बस बस बकवास मत कर। बोला, और ज़्यादा बोली तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी चूटियाँ पकड़कर घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। मनहूस औरत आते ही तोहमत लगानी शुरू कर दी। मुझे और इस आदमी को यह सुनना था कि कमरे से एक और औरत निकली थी। सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, सर के बाल भी सफ़ेद थे। मुझे और उस आदमी को देखकर वो उस पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, अरे कमबख्त, यह तो क्या कर दिया? इतनी छोटी सी बच्ची से शादी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? वह आदमी कहने लगा, बस कर अम्मा, पाप नहीं किया है मैंने, शादी की है क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। इस मनहूस औरत ने तो मेरी उम्र को गला देने का सोच रखा है। पिछले 10 साल से पाल रहा हूँ इसे, लेकिन इसने मुझे अभी तक एक भी बच्चा पैदा करके नहीं दिया। मुझे पे अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। वो कहने लगी, कमबख्त, बुढ़ापे के सहारे के लिए तू इतनी कम उम्र बच्ची से शादी कर ली। यही बच्ची मिली थी तुझे, तुमने खुद को देखा है, तेरी उम्र 36 साल से ज़्यादा होने चला है। उस बच्ची को देख, वह तेरे से कितनी छोटी है। वह आदमी कहने लगा, माँ इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब ना कर, समझी, चल हट पीछे हट। उसने अपने हाथ से अपनी माँ को पीछे किया। वो बेचारी गिरते गिरते बची थी।
उसकी पहली पत्नी ने फौरन से उस बूढ़ी औरत को पकड़कर सहारा दिया था। दोनों औरतें रोई जा रही थी। वो आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मैं बिल्कुल डरी सहमी खड़ी थी। कहने लगा, जाकर बेड पर बैठ जाओ। एक तो इन दोनों औरतों ने मेरा सारा मूड ख़राब करके रख दिया है। मैं डर के मारे बेड पर जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक अनजाना सा खौफ था जो मुझे घेरे हुए था। वह आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, देखो उन दोनों औरतों ने मेरा दिमाग वैसे ही गर्म करके रख दिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा नखरे मत दिखाना। जो कुछ मैं कहूँ करते जाना। मेरा हाथ रोकने की या रोने चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगी। कहीं ऐसा ना हो दोनों औरतों का गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा। समझी? मैं समझी तो कुछ भी नहीं थी कि वह आदमी क्या कह रहा है, लेकिन डर ज़रूर गई थी, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़ गए जब वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, इतनी सी उम्र में क्या हो पाएगा तुझसे? जो मैं चाहूँगा वो तुझे देखते ही मेरे तो सारे जज्बात काबू से जाग गए हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। इतनी सी उम्र में शादी के लिए तैयार हो जाना, इतना हौसला लाई कहाँ से हो तुम? उस आदमी की पकड़ बड़ी मजबूत थी। मेरे चेहरे पर उसने अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। मैं पूरी की पूरी कांप गई थी। लगा जी चाहता है अपना सारा जुनून तुझ पर उतार कर रख दूं। उसने अपनी मूँछों पर हाथ फेरा था और अपने होठों पर जबान फेरी थी। मेरे गाल पर चोटी काटी तो मैंने फ़ौरन उसके हाथ को पीछे करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में तो अजीब सा नशा छाने लगा था। उसने मेरा दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा, मेरे बालों को हाथों से बिखेरने लगा और मेरा दिल यूं था कि जैसे धड़कना ही छोड़ देगा। मैं डरी सहमी बुरी तरह कांप रही थी। वह आदमी मुझे गौर से देख रहा था। कहने लगा, कितनी हसीन है तूने तो मुझे अभी से पागल करना शुरू कर दिया है। मैं जो करने जा रहा हूँ वो मुझे करने दे। यह कहकर जो हरकत उसने मेरे साथ शुरू की थी, मैं तो यूँ थी कि कांटो तो लहू न निकले। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। वो गुस्से से आकर कहने लगा, चुप कर वरना तेरा गला दबा दूंगा। उसने अपने हाथ मेरे गले पर रखकर जरा सा दबाया था कि तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ होने लगा। उसने मुझे फ़ौरन से छोड़ दिया। कहने लगा, इन दोनों औरतों को चैन नहीं है, अभी मैं इन दोनों औरतों को सीधा करके आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर मारा। कहने लगी, पागल इंसान, क्या जानवर है तू? अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर यह सब करेगा तो पैदा होते ही तेरा गला घोट देती। चल हट पीछे। उस बूढ़ी औरत ने यह कहकर उसने धक्का देकर उस आदमी को पीछे किया था। मैं तो रोई जा रही थी, पूरी तरह से कांप रही थी। वो मेरे पास आई, बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगी, लेकिन वह आदमी सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, माँ यह मेरी पत्नी है, छोड़ इसको। मैंने इससे शादी की है, पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं इसके बाद। उस औरत ने कहा, अगर तू चाहता है ना कि मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूँ तो मेरा रास्ता ना रोको। अभी इसकी उम्र नहीं है कि यह तुझे झेल सके। पत्नी है तो तेरी पत्नी ही रहेगी, लेकिन इसकी उम्र जब तक 18 साल की नहीं हो जाती मैं तुझे इसके साथ इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगी। वह बहुत गुस्से में थी, मुझे बाहर ले गई। सामने वह दूसरी औरत भी मौजूद थी, वो भी रोई जा रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। कहने लगी, कमबख्त ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया कि मैं तो तेरे सामने शर्मिंदा होकर रही हूँ। इतनी सी हो तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई इतना बड़ा जुल्म करते हुए? मैं हिचकियों से सिसकियां ले लेकर रो रही थी। मुझे क्या पता था शादी क्या होती है, मुझे क्या पता था यह सब क्या था जो इस आदमी ने अभी कुछ देर पहले मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे उस आदमी के राजेंद्र नाम से भी डर लगने लगा था। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, वह अंकल दोबारा तो मुझे अपने कमरे में लेकर नहीं जाएगा ना? तो वह कहने लगी, नहीं बेटी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझे अपने साथ सीने से लगाया और कहने लगी कि देखो तो कैसे बुरे तरीके से कांप रही है, पूरा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा है। मेरी बच्ची, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो बेफिक्र रह, वो तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। चल अब सो जा। माँ की आगोश क्या होती है मैंने उस औरत के साथ गले लगकर महसूस किया था। रोती रोती ना जाने कब मेरी आँख लगी थी। मेरी आँख सुबह शोर शराबे से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। कमरे के बाहर से उस आदमी के लड़ने झगड़ने की
आवाज़ें आ रही थी। वह बूढ़ी औरत उस पर चिल्ला रही थी। मैं तो डर कर बिल्कुल बेड के कोने में जा लगी थी। कुछ देर बाद वो औरत अंदर आई। मुझे डरा हुआ देखकर कहने लगी, चिंता मत कर, मैंने उसे समझा दिया है, अब नहीं आएगा तेरे पास। अब यूं ही समय गुजरने लगा था। पता नहीं अम्मा जी ने उस आदमी को क्या समझाया था कि अब मेरे पास नहीं आता था। हाँ, उसकी नज़रों से मुझे अब भी डर लगता था। जब भी वह घर में होता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अम्मा जी के कमरे में बैठ जाती थी और अंदर से कुंडी लगा लेती। अम्मा जी बहुत ही अच्छी थी और राजेंद्र की पत्नी अनीता भी बहुत ही अच्छी औरत थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। राजेंद्र की पत्नी अनीता मुझसे पूछने लगी कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा, मैंने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बाबा ने कभी पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन कराया ही नहीं। वह कहने लगी, मैंने 10 क्लास तक पढ़ा है, फिर उसी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया था। 6 महीने में ही उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे इंग्लिश और हिंदी पढ़ने लिखनी आ गई थी। मैं छोटे छोटे शब्द खुद ही पढ़ लिख लेती थी। मुझे पास के ही स्कूल में उसने दाखिला भी करवा दिया। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 12 साल की उम्र में मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी। पूरा दिन मैं अम्मा और अनीता के साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। रात को जैसे ही राजेंद्र के आने का समय होता, मैं डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुप कर बैठ जाती। मैं अब 15 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान मेरी दोस्ती अपने स्कूल के एक लड़के से हो गई। उसका नाम आनंद था। पढ़ाई में वो मेरी बहुत मदद किया करता था। उसकी उम्र 16 साल थी। 10वीं क्लास में पढ़ता था और मैं तीसरी क्लास में। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे ही मोहल्ले में रहता हूँ, तुम राजेंद्र की दूसरी पत्नी हो ना। मैंने नज़रें चुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। काफ़ी अच्छा लगता था, मेरा ख्याल भी बहुत रखता था। स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मुझे चिढ़ाता कि तुम इतनी बड़ी होकर सिर्फ तीसरी क्लास में हो, तो वह मेरी ढाल बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। क्योंकि मैं बहुत ही क्लास में सबसे बड़ी थी, लेकिन डर का कुछ न कहती थी और बहुत जल्दी सबसे डर जाया करती थी। एक बार मैं स्कूल से घर वापस आई तो अनीता बहुत रो रही थी। मेरी जो सास थी वह उसे चुप करवा रही थी। मैंने भी पूछा, दीदी क्या हुआ है? मेरी सास ने कहा कि उसके बाप का देहांत हो गया है। यह सुनकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसे पानी पिलाया। वो अब भी रोई जा रही थी। मेरी सास कहने लगी कि मैं इसे लेकर उसके मैके जा रही हूँ, इसे वहीं छोड़ूंगी, वहाँ मुझे कुछ घंटे लग जाएंगे। राजेंद्र भी हम लोगों के साथ ही जा रहा है। चिंता मत करना, खाना बना रखा है, तुम खाकर सो जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास और अनीता जी घर से जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया है, खाना खाया और सो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ही घर का दरवाज़ा बुरी तरह से खटका था। मुझे लगा शायद मेरी सास वापस आ गई है, इसलिए मैंने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने राजेंद्र को देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। डर के मारे पीछे हट गई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई थी। फ़ौरन से मैं कमरे की तरफ भागी थी ताकि अंदर जाकर कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद कर लूं। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। फिर कहने लगा, देखता हूँ आज तुझे मुझसे कौन बचाता है। अच्छा, वह कमबख्त का बाप मर गया और मेरी माँ ने भी तेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी। वह मुझे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे बेड पर ज़ोर से पटकता हुआ कहने लगा, तू मेरी घरवाली है, समझी? मेरी माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई है, जो तुझे मुझसे दूर करके पाप कमा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। यह कहकर उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर पट्टी बांधी थी। कहने लगा, चीखना चिल्लाना आता है तुझे, अब तेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। और फिर वो मेरे ऊपर हावी हो चुका था। उसने मेरे साथ सारी हदें पार कर दी थी। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उस जानवर इंसान के सीने में दिल नहीं था जो मेरी तकलीफ़ को समझ पाता। मैं उसके सामने बिल्कुल कमज़ोर सी लड़की थी, उसकी हैवानियत का शिकार बन चुकी थी। मुझे लगा जैसे मुझ पर मौत आकर गुजर गई हो। मेरे आंसू निकलकर सीने में समा रहे थे। वह अपनी हवस पूरी करके मेरे मुंह से पट्टी खोल चुका था। तभी मेरा सांस बाहर हुआ था। बेड पर बिछी चादर लाल हो चुकी थी और यह देखकर वह घटिया इंसान बड़ा खुश था। फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि तभी बाहर का दरवाज़ा खटका था। वह वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला तो मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने नफ़रत से अपना मुँह मोड़ लिया। मुझे उस आदमी से घिन महसूस हो रही थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया था। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी थी। भागते हुए मेरी सास
मेरे कमरे में आई थी। मुझे और बेड को देखकर उनकी रंगत सफ़ेद हुई थी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा और एक चीख उनके मुंह से निकल गई थी। फिर वो मेरे पास आ गई और रोने लगी। मुझे अपने साथ लगाए राजेंद्र को कोसने लगी कि मुझे नहीं पता था यह हैवान मेरे पीछे से यहाँ आ जाएगा। अगर पता होता तो तुझे भी अपने साथ ले जाती। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मैं तुझे उसके जुल्म से बचा न सकी। उसके बाद मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अनीता जब वापस आई तो वो भी राजेंद्र को बुरा भला कहने लगी कि यह इंसान नहीं जानवर है। वो आदमी औरतों के जिस्म का भूखा था, कमसीन लड़कियों को देखकर पागल हो जाता था। अब अनीता दीदी और मेरी सास मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी और मैं फिर से स्कूल जाने लगी थी, लेकिन अब चुप चुप सी रहती थी। आनंद मुझसे बहुत सी बातें करता था। उस दिन मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आया था। वह कहने लगा, देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए ख़रीद कर लाया हूँ। मेरे पापा मुझे जेब खर्चा देते हैं, उसे जमा करके मैंने तुम्हारे लिए यह प्यारी सी गुड़िया ख़रीदी है। देखो निधि, यह बिल्कुल तुम्हारी तरह बड़े ही खूबसूरत है। मैंने वह गुड़िया नहीं ली बल्कि अपने आंसू पोंछने लगी। मेरे आंसू देखकर आनंद परेशान हुआ था। मेरे पास बैठ गया, मेरे आंसू पोंछने लगा और बोला, क्या हुआ है निधि? मैंने कहा, मुझे अब गुड़ियों की ज़रूरत नहीं रही। कहने लगा, क्यों? मैंने कहा, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए। वह कहने लगा, कैसे बड़ी हो गई हो? वैसी ही तो हो। मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदी है, इसे रख लो। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले वो मुझसे कोई और सवाल करता, मेरी गर्दन पर नाखूनों की खरोंचें देखकर आनंद एकदम पीछे हटा था। मेरे रोने की वजह शायद अब समझ चुका था। उसे यह तो पता ही था कि मैं राजेंद्र की पत्नी हूँ, इसलिए अब उसे मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वह गुड़िया उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। फिर वो मेरे पास आया, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मेरी सास जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई सुनकर मेरी सास अपना सर पीटने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे किसी बात की कोई समझ ना थी, ना ही कुछ भी खाना मुझसे हजम होता था। जो भी खाती थी उल्टियाँ हो जाती और उल्टियों के बाद मुझे ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगी। मेरी सास और अनीता दीदी मुझे संभालने लगी थी। राजेंद्र को जब इस बात की खबर मिली तो वह भी खुशी से झूमने लगा था। कहने लगा, अब मेरा बेटा पैदा होगा, वह मेरा वारिस बनेगा। वो भी मेरा ख्याल रखता था, मुझे फल लाकर देता तो कभी जूस लाकर देता। मेरी सास से कहता कि इसे खूब ताकत की चीज़ें खिलाओ, जिससे कि मेरा बेटा खूब हट्टा कट्टा पैदा हो, मेरी तरह मजबूत मर्द बने। मेरा स्कूल अब छूट गया था, लेकिन इस बीच यह हुआ कि 1 घंटे के लिए हमारे घर आ जाता। हमारे मोहल्ले में ही रहता था, काफ़ी अच्छा लड़का था। मेरी सास को भी उसके आने जाने पर ऐतराज़ ना था। 1 घंटा मुझे पढ़ाकर चला जाता था। कहता था, तुम्हें 1 साल में ही 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। स्कूल की प्रिंसिपल से मेरे पापा की अच्छी बातचीत है, लेकिन तुम पढ़ाई बीच में मत छोड़ो। मैंने कहा, आनंद तुम मुझ पर इतने एहसान क्यों कर रहे हो? मैं क्या करूँगी पढ़कर? ज़िंदगी तो मेरी राजेंद्र के साथ ही जीनी है, उसी के बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि उसे बच्चा चाहिए। ऐसी बातें शायद 14 साल की उम्र में लड़कियां नहीं करती होगी, लेकिन 14 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। मेरी बातें सुनकर वह कहता कि पढ़ाई तुम अपने लिए करोगी, जो तुम्हारे काम आएंगी। खैर, मुझे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 9 महीने के बाद मैंने जिसकी का दर्द सहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी। गांव के छोटे से हॉस्पिटल के लेबर रूम में मेरी चीखें सबसे ज़्यादा तेज थी। मैंने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जिंदा बच गई थी। सब खुश थे, लेकिन राजेंद्र का मुंह बना हुआ था। कहने लगा, बेटी क्यों पैदा की है? मुझे बेटा चाहिए था। मेरी सास कहने लगी, उसके बस में नहीं है, यह भगवान की देन होती है। जो दिया है उसी पर भगवान का धन्यवाद करो, कम से कम औलाद वाला तो हो गया। कहने लगा, बेटी नहीं चाहिए मुझे, उसे तू पाल या फिर अनीता को बोल, उसकी परवरिश करेगी। मैं तो खुद भी इस काबिल न थी एक छोटी सी बच्ची का परवरिश कर सकूं। अनीता ने ही उस बच्ची को पाला था और अनीता दीदी तो ऐसे खुश थी कि उनकी बेटी पैदा हुई हो। बेटी पैदा हुए 2 ही महीने गुजरे थे कि राजेंद्र पर फिर से भूत सवार हो गया। इस बार उसने मेरी सास और अनीता दीदी को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, जब तक बेटा पैदा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा और वह मुझे तुमसे ही पैदा हो सकता है। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। मैं जिस दर्द से गुजरी थी, मैं दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द मैंने सहा था, मेरा जी चाहता था कि खुदकुशी करके खुद को ख़त्म कर लूँ। आज फिर उसने मुझे दबोच लिया था।
कुछ ही महीने गुजरे थे कि मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी। इस बार मैंने सारा समय रो रो कर गुजारा था। डॉक्टर कहने लगी, इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि साल साल भर बाद बच्चे पैदा कर सके। पहले बच्चे पर ही बड़ी मुश्किल से हम इसकी जान बचाए थे, लेकिन कुछ इंसान राजेंद्र जैसे जानवर भी होते हैं जो जाहिर में तो इंसान होते हैं लेकिन अंदर से पूरे हैवान होते हैं, दरिंदे होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की की उम्र कितनी है और उसके साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी लड़कियों की शायद 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती होगी, लेकिन पति उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे जैसा राजेंद्र मेरे साथ करता था। नमी और प्यार का व्यवहार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। दूसरी बार भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब या तो बच्चा बचेगा या फिर यह लड़की बचेगी। मेरी सास ने लेडी डॉक्टर से कहा कि आप इसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी ही बंद कर दें। इस लड़की की जान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी सास के रूप में भगवान ने मुझे मेरी माँ दे दी थी। राजेंद्र तो दूसरी बेटी को देखकर भी आग बबूला हो गया था। कहने लगा, मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस लड़की से शादी करने का, इसने तो मुझे बेटा तक ना दिया। यह लड़की तो मेरे काबिल ही नहीं रही। उन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि वो किसी तीसरी औरत के चक्कर में था और उससे शादी भी कर चुका था, इसलिए उसने अपना एक अलग घर भी ले लिया था। वो औरत काफ़ी तेज़ तर्रार थी। राजेंद्र अब कम ही घर आता था। मेरी दोनों बेटियों को अनीता दीदी ही पाल रही थी। मैं अब सुकून से हो चुकी थी कि मेरी जान राजेंद्र नाम के हैवान से छूट चुकी थी। मैंने दोबारा से स्कूल में दाखिला ले लिया था। मैंने 20 साल की उम्र में 10वीं क्लास पास की थी और 24 साल की उम्र तक मैंने 14 क्लास तक पढ़ ली थी। पूरे गांव में मेरी पहली पोजीशन आई थी, इसलिए मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम भी मिला था। उन 5 लाख की रकम से मैंने कुछ मशीनें खरीदी और घर में ही एक सिलाई सेंटर भी बना लिया, क्योंकि मेरी अनीता दीदी बहुत अच्छी सिलाई जानती थी। कई औरतों को सिलाई पर भी लगा दिया। मेरी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मुझे दीदी कहती थी। माँ तो वह अनीता दीदी को ही कहती थी। जो कपड़े हम बनाते वह आनंद शहर के एक दुकानदार को दे रहा था, जिसकी अच्छी इनकम हमें आने लगी थी। एक बार आनंद मुझसे कहने लगा कि तुम राजेंद्र से तलाक ले लो। मैंने बड़ी हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगा, इसलिए कि तुम्हें भी जीने का हक है। मैंने कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी और कौन शादी करेगा? मुझसे 2 बेटियां हैं मेरी और मुझे आगे औलाद भी नहीं हो सकती। अच्छा है उसी के नाम पर बैठी हूँ और ज़िंदगी गुजार दूँ। कहने लगा, मैं करूँगा तुमसे शादी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो आनंद, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छा कमा रही हूँ, घर चल रहा है। मेरी माँ के रूप में मेरी सास मौजूद है, बड़ी बहन के रूप में अनीता दी है, मेरी बेटियां हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैंने बचपन से एक लड़की से मोहब्बत की और वो तुम हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले से 2 बेटियां हैं। मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे तुम मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती हो, और ना ही मैं कभी तुम्हें इस बात का कभी ताना दूंगा। फिर कहने लगा, मर्द सिर्फ राजेंद्र जैसा ही नहीं होते, तुम मुझे एक बार आजमाने की कोशिश करो। यह बात मैंने अपनी सास और अनीता दीदी के सामने रख दी। मेरी सास कहने लगी कि राजेंद्र तो यहाँ पर अब आता ही नहीं है। तुम जवान हो, तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी है? 25 साल ही तुम्हारी उम्र हो पाई है। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अगर वो लड़का वाकई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो राजेंद्र से कहकर तलाक मैं दिलवा दूंगी। उसे चाहिए था जो वो उसकी तीसरी पत्नी से मिल चुका है। मेरी सास ने राजेंद्र से मुझे तलाक दिलवा दी और फिर मेरी शादी आनंद के साथ करवा दी। मैं चाहती थी मैं अपनी बेटियों को भी अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन अनीता दीदी रोने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। मैंने कभी समझा ही नहीं कि ये दोनों बेटियां तुम्हारी हैं। मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है और यह भी मुझे सगी माँ समझती है। मैंने अनीता दीदी को ही अपनी दोनों बेटियां दे दी थी। आनंद बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। उसके माँ बाप ने शुरू में तो मुझसे ठीक तरह से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वो लोग शादी से खुश नहीं थे, लेकिन मैंने जी जान से उनकी सेवा की थी। अब वो भी मुझसे प्यार करने लगे। हैरत मुझे उस समय हुई जब 2 साल बाद मैं उम्मीद से हुई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह कैसे हो गया। डॉक्टर कहने लगी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद होने के बाद भी औरत पेट से हो जाती है। इस बार मैंने बेटे को जन्म दिया था। शायद ये आनंद की मोहब्बत और वफा का फल था जो भगवान ने दिया था। आज मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने छोटी और कम उम्र बच्चों पर जुल्म
ना करे, उन्हें कभी भी छोटी सी उम्र में शादी के बंधन में ना बांधे। दोस्तों, क्या मुझे राजेंद्र के नाम के साथ ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए थी, या मैंने आनंद से शादी करके सही फैसला किया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।